हेलो बच्चों, आई होप आप सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहे होंगे। आज हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 12 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज़। ठीक है, जिसे हम ग्लोबल एंटरप्राइजेस भी कहते हैं। एमएनसी, जॉइंट वेंचर्स एंड ट्रिपल पी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ये 3 मेन फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम डिस्कस करेंगे। अगर हम सिंपल तरीके से इसे समझें तो मल्टी मतलब बहुत सारे, नेशनल मतलब कि देश। ठीक है, तो बहुत सारे देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनियां जो होती हैं उन्हें हम कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़। अब देखिए इस डायग्राम में ABC लिमिटेड कंपनी एक कंपनी है। ठीक है, उसका हेड ऑफिस जहाँ पर ये रजिस्टर्ड है ना, वो कहाँ रजिस्टर्ड है? इंडिया में ये रजिस्टर्ड है, उसका हेड ऑफिस इंडिया में है। तो इंडिया को हमने क्या बोला? होम कंट्री, बिकॉज ये एक इंडियन कंपनी है। ठीक है, तो ये जो है वो होम कंट्री है इसकी ABC लिमिटेड की, जहाँ पर इसका हेड ऑफिस है। लेकिन ABC लिमिटेड का जो बिज़नेस है वो कहाँ किस किस कंट्री के साथ है? USA के साथ है, कनाडा के साथ है, रशिया के साथ है और इंग्लैंड के साथ है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर ABC लिमिटेड का बिज़नेस है उन्हें हमने क्या बोला? होस्ट कंट्री। होस्ट यानी कि मेज़बान देश। ठीक है, तो अब जो ABC लिमिटेड है उसका बिज़नेस इन कंट्रीज़ में भी चल रहा है। इन कंट्रीज़ में भी ABC लिमिटेड के जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और सेल किए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इन सभी होस्ट कंट्रीज़ को कंट्रोल कहाँ से किया जा रहा है? मैनेज कहाँ से किया जा रहा है? इंडिया से मैनेज इन्हें किया जा रहा है। मैंने लिखा है ABC लिमिटेड का हेड ऑफिस है इंडिया में। इंडिया क्या है? उसकी होम कंट्री है और होम कंट्री से ही वो मैनेज कर रहा है अपनी होस्ट कंट्रीज़ के बिज़नेस को। ठीक है, और होस्ट कंट्रीज़ में उसका द्वारा जो प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स हैं उन्हें प्रोड्यूस भी किया जा रहा है होस्ट कंट्री में, और वहाँ पर उनको बेचा भी जा रहा है। हमारे पास बहुत से एग्जांपल्स हैं MNCs के, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के, जैसे कि इंडियन अगर हम देखें तो रेनबेक्सी है, टाटा मोटर्स है, एशियन पेंट्स है ना, मोज़र बियर है। ये कुछ इंडियन MNCs है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो इंडियन हैं और इनका बाहर अलग अलग कंट्रीज़ में बिज़नेस चलता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप देखें सोनी कंपनी, जिनके हम टीवी एंड और इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज़ करते हैं, वो एक जापानीज़ MNC है। ठीक है, वो उसका हेड ऑफिस कहाँ पे होगा? जापान में होगा। ठीक है, सिमिलर वे सैमसंग है, वो साउथ कोरियन है ना, उसका हेड ऑफिस कहाँ होगा? साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया से ही अलग अलग कंट्रीज़ में जो सैमसंग के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ जो उसकी होस्ट कंट्रीज़ हैं, वहाँ का बिज़नेस साउथ कोरिया से ही मैनेज किया जाता है। जैसे आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया लिमिटेड जो है, नाम तो इंडिया लिखा है बट ये इंडियन कंपनी नहीं है, ये एक UK बेस्ड कंपनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से वैसे ही कैडबरी भी है, वो भी UK बेस्ड है। ठीक है, तो ये सारी MNCs जो होती हैं इनका जो होम कंट्री है जहाँ से बिलोंग करती है वहाँ इनका हेड ऑफिस होता है, और क्योंकि बहुत सारे देशों में इनका व्यवसाय है तो जिन देशों में इनका व्यवसाय चल रहा होता है उन कंट्रीज़ को हम कहते हैं होस्ट कंट्रीज़ यानी कि मेज़बान देश। और उन होस्ट कंट्रीज़ में इन MNCs के द्वारा जो निर्मित प्रोडक्ट्स हैं उन्हें प्रोड्यूस किया जाता है और उन्हें वहाँ सोल्ड भी किया जाता है। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो डेफिनेशन दी है IBM वर्ल्ड ट्रेड कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट ने। IBM आपको पता ही है ना, IBM मींस इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। ये बेसिकली अमेरिकन बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि टेक्नोलॉजी और IT कंसल्टिंग कॉरपोरेशन है। और उनके प्रेसिडेंट ने ये डेफिनेशन दी है। उनका कहना है कि MNC मल्टीनेशनल कंपनी हम उसे बोलेंगे विच ऑपरेट्स इन मैनी कंट्रीज, जो कि बहुत सारे देशों में अपना व्यवसाय करती है। नंबर 2, कैरीज आउट रिसर्च। रिसर्च क्या होता है? आप रिसर्च करते हैं नई नई टेक्निक्स को इन्वेंट करने के लिए। ठीक है,
तो आप रिसर्च करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं एंड मैन्युफैक्चरिंग इन दोज कंट्रीज़, और जिन कंट्रीज़ के साथ में आप बिज़नेस करते हैं वहाँ पे रिसर्च भी करते हैं आप, वहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, और वहाँ पे आप जो है वो विकास यानी कि डेवलपमेंट भी करते हैं। और उन कंट्रीज़ में शोध कार्य, विकास और मैन्युफैक्चरिंग करते करते आप उन कंट्रीज़ में अपने बिज़नेस को मैनेज भी करते हैं, यानी कि हैज़ अ मल्टीनेशनल मैनेजमेंट। मल्टीनेशनल मतलब कि बहुत सारे देशों में प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना, ठीक है। वो जो होस्ट कंट्रीज़ हैं, वो जो मेज़बान कंट्रीज़ हैं, उनमें अपने बिज़नेस को आप मैनेज भी करते हैं। और फोर्थ बोल रहा है हैज़ अ मल्टीनेशनल स्टॉक ओनरशिप। अब देखिए मल्टीनेशनल कंपनीज़ होस्ट कंट्रीज़ में, मेज़बान देशों में इन्वेस्टमेंट करती हैं, वहाँ फैक्ट्रीज़ लगाती हैं, है ना। तो वहाँ पर उनका स्टॉक होता है, वहाँ पर उनका जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो सारा क्या है उनका, उस पर उनका मालिकाना हक होता है। तो मल्टीनेशनल स्टॉक ओनरशिप यानी कि बहुत सारे देशों में जो एसेट्स पड़े हैं, जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स है, उस पे उनका मालिकाना हक भी होता है, ठीक है। तो जो IBM है मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ठीक है। उसकी अपनी अराउंड 170 होस्ट कंट्रीज़ हैं, है ना। 170 होस्ट कंट्रीज़ में मेज़बान देशों के साथ IBM का बिज़नेस है, ठीक है। और उन सभी जो होस्ट कंट्रीज़ के बिज़नेस हैं उन्हें IBM मैनेज करता है। और IBM ने ये डेफिनेशन दी है कि MNC हम उसे बोलेंगे जो कि बहुत सारे कंट्रीज़ में अपना बिज़नेस करता है, और जिन कंट्रीज़ में उनका बिज़नेस होता है वहाँ पर वो शोध कार्य करते हैं, रिसर्च करते हैं, वहाँ पे वो डेवलपमेंट करते हैं, वहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग करते करते वो होस्ट कंट्रीज़ के बिज़नेस को भी मैनेज करते हैं, और अलग अलग देशों के बिज़नेस को मैनेज करते करते वहाँ जो उनकी इन्वेस्टमेंट होती है उस पे उनका मालिकाना हक भी होता है। चलिए अब हम MNCs के फीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला है सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट यानी कि केंद्रीकृत प्रबंधन। बिल्कुल सही, क्योंकि जो MNCs होती हैं वो अपनी होम कंट्री, अपने देश में उनका हेड ऑफिस होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले एग्जाम्पल में ABC लिमिटेड का हेड ऑफिस कहाँ पर है, इंडिया में है, ठीक है। ऐसे मैंने बताया IBM जो है उसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है, वो उसकी होम कंट्री है। तो जो होम कंट्री होती है जहाँ उनका हेड ऑफिस होता है वहाँ बैठकर आराम से ये कंपनियाँ अपनी मेज़बान देशों में होने वाले बिजनेस को मैनेज करती है, यानी कि उनका सेंट्रल मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ पर होता है, उनके हेड ऑफिस में, उनकी होम कंट्री में, ठीक है। तो एक ही जगह से पूरे सारी होस्ट कंट्रीज़ में होने वाले बिजनेस को मैनेज किया जाता है। सेकेंड फीचर है वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ बिजनेस यानी कि विश्व स्तरीय व्यवसाय का विस्तार। बिल्कुल सही, जो MNCs होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, वो सिर्फ अपने देश में व्यवसाय नहीं करती हैं, वो वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरे विश्व में जितनी भी चाहे उतनी कंट्रीज़ में अपना व्यवसाय कर सकती हैं। और क्योंकि वो अलग अलग देशों के साथ व्यवसाय करती हैं, बहुत सारे देशों के, वर्ल्ड वाइड विश्व स्तरीय पे, तो इसीलिए उन्हें मल्टीनेशनल कहा जाता है। तो उनका बिज़नेस कैसा है, विश्व स्तरीय, वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। थर्ड इसकी फीचर है बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट यानी कि गुणवत्ता वाले उत्पाद। बिल्कुल सही, क्योंकि MNCs को सिर्फ अपनी कंट्री में कंपटीशन नहीं करना है, उन्हें विश्व स्तर पर दूसरी जो कंपनियां हैं उनके साथ compete करना है, उनके साथ जो है वो उनके प्रतियोगी होते हैं। तो उन्हें सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे देना पड़ता है, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर। अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट होगा, कम रेट पे होगा, तो डेफिनेटली वहाँ पर उनका बिज़नेस अच्छा चलेगा, ठीक है। और इसीलिए वो अपनी क्वालिटी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिससे कि लोगों को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल सकें और वो अपने जो कंपटीटर हैं उनसे वो compete कर सकें विश्व स्तरीय स्तर पे। फोर्थ पॉइंट है लार्ज साइज़ यानी कि बड़ा आकार। ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं इनका आकार बहुत बड़ा होता है, यानी कि इनकी संपत्तियां बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत सारे देशों में इनका बिजनेस होता है, बहुत सारे देशों में इनकी इन्वेस्टमेंट होती है, और वो सारी इन्वेस्टमेंट में इनका मालिकाना हक होता है, यानी कि बहुत बड़े स्तर पर ये अपना व्यवसाय करते हैं, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि अगर हम IBM की बात करें तो IBM का जो एसेट्स वैल्यू है वो अभी कम से कम $8 बिलियन है, ठीक है। तो ये जो MNCs होती हैं इनके जो एसेट्स होते हैं बहुत ही बड़े, बहुत ही ह्यूज होते हैं। फिफ्थ फीचर है एक्सेस
टू इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, अब देखिए, अब क्योंकि ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में व्यवसाय करना इनका मेन उद्देश्य है। ठीक है, और उस बाज़ार में वो बने रहें, टिके रहें, उसके लिए वो क्या करते हैं, अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स वो मैन्युफैक्चर करते हैं और उन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करने के लिए वो अच्छी मार्केटिंग टेक्निक्स को भी यूज़ करते हैं, जिससे कि इंटरनेशनल मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उनकी एक अलग पहचान एस्टैब्लिश हो जाती है और वो बड़े आराम से इंटरनेशनल मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अपना व्यवसाय जमा लेते हैं। एंड सिक्स फीचर इज़ स्पेशल अटेंशन टू एडवर्टीज़मेंट, यानी कि विज्ञापन पर विशेष ध्यान। और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि आपका बिज़नेस बहुत सारे देशों में है, तो आपको विज्ञापन के ज़रिए ही आपके पास एक तरीका है कि आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपनी कंपनी के जो मेरिट्स हैं उनके बारे में आप लोगों को जानकारी दे सकें। ठीक है, तभी वहाँ से आपके लिए डिमांड आएगी। और मल्टीनेशनल कंपनीज़ के सक्सेस का यही एक सीक्रेट है कि उनकी जो एडवर्टीज़मेंट होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और बहुत सारे लोगों तक वो एडवर्टीज़मेंट पहुंचती है। स्टूडेंट्स, अब हम MNC से होने वाले लाभ और हानियों के बारे में बात करते हैं। तो आपको पता है कि MNC की स्थापना जिस भी मेज़बान देश में होती है, उस मेज़बान देश को, जो होस्ट कंट्री है, उन देश के लोगों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट्स जो हैं वो डेफिनेटली मिलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ख़तरा और होता है। वो किसको होता है? उस मेज़बान देश में जो लोकल बिजनेसमैन हैं। जैसे इंडिया में अगर सैमसंग ने आकर अपना बिज़नेस यहाँ पे स्थापित किया, ठीक है, तो जो इंडियन बिजनेसमैन है, जो इंडियन कंपनीज़ हैं जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स प्रोड्यूस करती हैं, उनके लिए ख़तरा बन जाता है। ठीक है, और जो MNCs हैं उनका मेज़बान देश की इकॉनमी पे अच्छा असर भी पड़ सकता है, बुरा असर भी पड़ सकता है। और ये डिपेंड करता है किस पर? मेज़बान कंट्री, जो होस्ट कंट्री है, उसमें जो उसका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जो राजनीतिक, सामाजिक, या फिर जो वहाँ की जो आर्थिक परिस्थितियाँ हैं, ठीक है ना, वहाँ की इकोनॉमी कैसे जा रही है, ठीक है, उन सब का असर पड़ता है MNCs के ऊपर। और उनको देखते हुए MNCs का अच्छा प्रभाव भी पड़ता है मेज़बान कंट्री पे और बुरा प्रभाव भी पड़ता है। ठीक है, तो MNCs से होने वाले फ़ायदे और नुकसान को समझने के लिए हमें MNCs की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों को समझना पड़ेगा। तो पहले हम एडवांटेजेस की तरफ चलते हैं। तो पहला हमारा फ़ायदा है इंक्रीज़ इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि विदेशी निवेश में बढ़त। देखिए, हर कंट्री चाहती है कि विदेशी कैपिटल, फॉरेन जो कैपिटल है वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट की जाए। ठीक है, जिससे हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा हमारे पास आएगी। अब हम करते क्या हैं इसका, फॉरेन एक्सचेंज का? जब भी हम जिस कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो हमें उस कंट्री को उस कंट्री की करेंसी में ही पेमेंट करनी पड़ती है। जब भी हमने वहाँ सामान ख़रीदा तो हमें उस कंट्री को उस कंट्री की करेंसी में ही हमें पेमेंट करनी पड़ती है। तो जब फॉरेन कंट्री की जो MNCs हैं वो हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो हमारे पास फॉरेन करेंसी आती है और उस करेंसी को हम उस कंट्री के साथ किए जाने वाले इंपोर्ट में पेमेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही MNCs फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती हैं हमारे कंट्री में, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी करेंसी हमारे पास आ जाती है, जिसे हम इंपोर्ट की पेमेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, बेरोज़गारी बहुत बड़ी समस्या है हमारी कंट्री की भी। ठीक है, तो ऐसे बहुत से कंट्रीज़ में समस्या रहती है। सेकंड हमारा यही इसका फ़ायदा है इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोज़गार में वृद्धि। जब ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ हमारी कंट्री में आकर अपना बिज़नेस सेटअप करती हैं, और वो भी कैसे? लार्ज स्केल पे, बिकॉज़ इनकी इन्वेस्टमेंट कैसी होती है? लार्ज स्केल पे इन्वेस्टमेंट होती है, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होती है। तो ऐसे में जो लोकल पॉपुलेशन होती है, वहाँ की उस पॉपुलेशन को रोज़गार मिलता है। ठीक है, तो जैसे ही MNCs ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, अपनी फैक्ट्रीज़ लगाई, तो लोकल लोगों को रोज़गार मिल जाता है, और वो भी बहुत लार्ज स्केल पे। तीसरा लाभ है प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों का उचितम उपयोग। संसाधन क्या हैं? रिसोर्सेज हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल, प्राकृतिक,
है ना। हमारे पास बहुत सारे खनिज हैं, है ना, जल है और ये बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स भी, यानी कि हम इंसान भी एक रिसोर्स हैं, हमारा भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारी कंट्री में जो एम्प्लॉयमेंट है, इट मीन्स कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, मानवीय जो संसाधन है, वो प्रॉपर यूज़ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो जब ये MNCs हमारी कंट्री में आती हैं, इनको पता है कि यहाँ पर लेबर सस्ती है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स पूरे रूप से यूज़ नहीं किया जा रहा है। ठीक है, बिकॉज ये अनएम्प्लॉयमेंट है। तो वो जो MNCs हैं जब अपना बिज़नेस यहाँ पर लगाती हैं, तो हम उस पर्टिकुलर कंट्री जहाँ पे उनका बिज़नेस लगता है, वहाँ पर रिसोर्सेज हैं जो कि यूज़ नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए वो वहाँ पर अपना बिज़नेस सेटअप कर रही हैं, क्योंकि वो रिसोर्स वहाँ पर उनको सस्ते मिलेंगे। ठीक है, तो उन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ ये MNCs करती हैं। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट इज़ प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का उच्चतम उपयोग, वो संसाधन जो अभी तक ऐसे ही खाली पड़े हुए थे, जिनका उपयोग नहीं किया जा रहा था। चौथा लाभ है होस्ट कंट्री को। हम बात कर रहे हैं कि जो मेज़बान देश है उसे क्या क्या लाभ हो सकते हैं MNC से। ठीक है, तो होस्ट कंट्री को फोर्थ लाभ क्या हो सकता है? टेक्निकल डेवलपमेंट, यानी कि तकनीकी विकास। अब MNC आती है हमारी कंट्री में, अपना बिजनेस सेटअप करती है, फैक्ट्रीज लगाती है। ठीक है, तो वो अपनी नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ कर रही है, तो यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, यहाँ की जो कंपनीज़ हैं, वो भी उस टेक्निक को देखती हैं, समझती हैं, सीखती हैं, और फिर वो भी अपने बिजनेसेस में, अपनी कंपनीज़ में उस टेक्निक का यूज़ करती हैं, जिससे कि होस्ट कंट्री, मेज़बान कंट्री में भी तकनीक का विकास होता है, टेक्निकल डेवलपमेंट वहाँ पर भी पॉसिबल हो पाता है। पांचवा फ़ायदा है होस्ट कंपनी को, एंड ऑफ लोकल मोनोपोली, एकाधिकार का अंत। देखिए, व्हाट इज़ मोनोपोली? एकाधिकार क्या होता है? जब एक प्रकार की वस्तु सिर्फ एक ही कंपनी बना रही होती है और कोई कंपनी उसकी प्रोड्यूसर नहीं होती है, तो हम कहते हैं कि उस कंपनी का बाज़ार में एकाधिकार है, अकेली उसका अधिकार है। ठीक है, तो ऐसी जो एकाधिकार वाली कंपनियां होती हैं, मोनोपोली वाली कंपनियां होती हैं, वो कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट करती हैं, है ना, उन्हें महंगे दामों पर वस्तुओं को बेचती हैं। ठीक है, लेकिन इन मोनोपोली वाली कंपनियों पे अंकुश लगाने के लिए कौन आ जाती है? MNC। अब MNC आ गई हमारे देश में, बड़े स्केल पे प्रोडक्शन कर रही है, ऑब्वियसली कॉस्ट कम होती है उनकी। जब हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। ठीक है, अब MNC आ गई, वही प्रोडक्ट लेके आई जो मोनोपोली बना रही थी। ठीक है, अब मोनोपोली के लिए खतरा होगा। क्यों? अब उसे compete करना है MNC के साथ। अब अगर मोनोपोली अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं करेगी और अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम नहीं करेगी, तो वो MNC के साथ मार्केट में compete नहीं कर पाएगी। ठीक है, और अपने प्राइसेस कम ना करके ऑब्वियसली एक दिन उसका बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा और उसे बाज़ार से बाहर खदेड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो MNC के आने से जो मोनोपोली कंपनीज़ हैं, जिनका एकाधिकार रहता है मार्केट में, उनका अंत हो जाता है। सिक्स फ़ायदा है हमें मैनेजरियल डेवलपमेंट, यानी कि प्रबंधकीय विकास। अब देखिए, ये जो MNCs जिन्होंने हमारे देश में आके अपना बिजनेस स्थापित किया, ये कैसे मैनेजर्स को अपॉइंट करना चाहेंगी? ऐसे मैनेजर्स को जिनके पास मॉडर्न टेक्निक्स हैं मैनेजमेंट करने की, लोगों को मैनेज करने की। ठीक है, तो डेफिनेटली जो हमारे इंडियन लोग हैं, ठीक है, जो एज अ मैनेजर इन कंपनीज़ में नौकरी पाना चाहते हैं, बिकॉज ऐसा कोई नहीं होगा, ठीक है, जिसने मैनेजमेंट की डिग्री ली होगी और अगर MNC में उसको मौका मिले तो वो जाएगा नहीं। तो हर कोई चाहता है कि MNC में उसको नौकरी मिले। ठीक है, तो ऐसे में वो अपने मैनेजमेंट टेक्निक्स को वो इम्प्रूव करते हैं ताकि उन्हें जो है वो इन MNCs में नौकरी मिल सके, और इस प्रकार से एक कल्चर डेवलप होता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट का, यानी कि जो लोग मैनेजमेंट करते हैं वो एक प्रोफेशनल की तरह, एक पेशेवर की तरह जो है वो बनते हैं, ताकि MNCs में उन्हें नौकरियां मिल सकें, जिससे कि मैनेजरियल डेवलपमेंट होता है, प्रबंधकीय जो उनका स्किल है, जो उनकी कला है, उसमें विकास होता है। सेवेंथ जो हमें फ़ायदा होने वाला है वो है इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट, यानी कि निर्यात में वृद्धि। अब MNCs लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रही हैं, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने से उनकी जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत में कमी आ जाती है। ठीक है, कीमत कम हो जाती है उसकी। जो लोकल कंपनीज़ हैं, इंडियन कंपनीज़ हैं, जो छोटे स्तर पे व्यवसाय कर रही होती हैं, तो उन्हें इस लार्ज स्केल प्रोडक्शन का बेनिफिट नज़र में आता है और वही मोटिवेट होते हैं और वो भी अपने लार्ज स्केल पे बिज़नेस करना शुरू कर देते हैं। जब लार्ज स्केल
लिए प्रोडक्शन होती है तो ऐसे में हमारी एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ होती है। डेफिनेटली जब हम लास्ट के लिए प्रोडक्शन करते हैं तो सारा जो प्रोडक्ट है वो हमारे इंडिया में तो यूज़ होगा नहीं, डेफिनेटली हम उसे एक्सपोर्ट भी करेंगे और हमारी गवर्नमेंट भी एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है, बिकॉज़ एक्सपोर्ट करने से फॉरेन एक्सचेंज हमारे कंट्री में आता है और फॉरेन एक्सचेंज के आने से हम उस फॉरेन एक्सचेंज का यूज़ आयात करने पर जो हमें पेमेंट करनी है उसके लिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं।